जातिवाचक के बाद आएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा में यदि इसको अलग अलग किया जाए तो आएगा भाव प्लस वाचक प्लस संज्ञा। ठीक है, भाव का अर्थ भाव ही हुआ, वाचक का मतलब बोध कराने वाली, और संज्ञा का मतलब संज्ञा ही होगा। यानी कि भाव का बोध कराने वाली संज्ञा ही क्या कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसके दो हिस्से हो सकते हैं भाव में। एक होता है व्यक्तिगत भावनाएं, व्यक्तिगत भावनाएं। ठीक है, एक होगा व्यक्तिगत भावनाएं, ठीक है। अब दूसरा होगा किसी जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय के गुण। ठीक है, व्यक्तिगत भावना में क्या क्या आ सकता है? प्रेम, त्याग इत्यादि। ठीक है, इसका भी हम करेंगे जब बनाएंगे अभी संज्ञा तब। ठीक है, अब देखते हैं हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, कि भाववाचक संज्ञाएं बनती कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो पहला इसका आएगा संज्ञा से। ठीक है, एक साइड लिखते हैं संज्ञा और दूसरी साइड लिखते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और संज्ञा में भी कौन सा? जातिवाचक। ठीक है, यानी कि जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में जैसे पुरुष है, तो पुरुष का भाववाचक क्या हो जाएगा? पौरुष। पौरुष या पुरुषत्व, पुरुषत्व। मनुष्य हो गया, मनुष्य का क्या होगा? मनुष्यता। गुरु हो गया, गुरु का क्या होगा? गुरुत्व। ठीक है,
तो ये हो गया संज्ञा से। अब दूसरा हो सकता है सर्वनाम से। सर्वनाम से। ठीक है, एक साइड लिखते हैं सर्वनाम और एक साइड लिखते हैं भाववाचक संज्ञा। तो जैसे सर्वनाम में आ जाएगा अपना, भाववाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा अपनत्व। सर्वनाम में आएगा आप, भाववाचक संज्ञा में क्या आ सकता है आपा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। तीसरा क्रिया से। क्रिया से में जैसे घबराना एक क्रिया है, तो घबराना का क्या हो जाए क्रिया भाववाचक संज्ञा। तो क्रिया में जैसे आ जाएगा घबराहट, घबराना, भाववाचक संज्ञा इसका क्या बनेगा घबराहट। उसी तरह से थकना एक क्रिया है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा थकान। ठीक है, फिर चौथा है विशेषण से। विशेषण से एक विशेषण फिर भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे सुंदर, इससे क्या हो जाएगा सुंदरता। धीर, धीर का क्या हो जाएगा धीरता, धैर्य, ये सब हो जाएंगे।
पांचवा अव्यय से। अव्यय भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा दूर, दूरी, समीप, समीपता। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाववाचक संज्ञाओं को किन किन चीजों से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो किन किन चीजों से बनाया जा सकता है? जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाच जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। यानी कि जो शब्द के भेद बनाया जा सकता है इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो प्रश्न कीजिए। नारी मम ललित चढ़ना निकट। ठीक है, इन सब का आप लोग भाववाचक संज्ञा चाहे तो माइक ऑन करके आप लोग बोल सकते हैं, नहीं तो यदि हिंदी में मैसेज टाइप कर पा रहे हो तो हिंदी में टाइप कर लीजिए। इसका आंसर बताइए। हम्म, और दोनों का भी बताइए।
ठीक है, सही है, आप लोगों का उत्तर सही आ रहा है। ठीक है। नारी का नारीत्व हो जाएगा। मम का ममत्व आ जाएगा। ललित का लालित्य आ जाएगा। चढ़ना का चढ़ाई आ जाएगा। और निकट का निकटता आ जाएगा। ठीक है। अब यदि हम भाववाचक संज्ञा के प्रकार की बात करें, ठीक है, तो अभी हमने सीखा है कि इसको दो तरीके से बना सकते हैं, मतलब दो परिभाषा इसका हुआ था। ठीक है। एक ये है कि व्यक्तिगत भावनाएं होंगी तब, और दूसरा ये है कि जब इसको बनाया जाएगा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया विशेषण और अव्यय से। तो जब ये व्यक्तिगत भावनाओं को प्रदर्शित करती हैं, तब ये कैसी होती हैं? स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं। स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जब व्यक्तिगत भावनाओं को बताएंगे तब। और एक होता है परतंत्र भाववाचक संज्ञा। ठीक है। ये क्या होंगी? व्यक्तिगत भावनाएं। व्यक्तिगत भावनाएं, जिसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं? जैसे सुख आ सकता है, दुख हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है। ठीक है। परतंत्र का मतलब है कि जो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण से निर्मित होती है। ठीक है। ठीक है। इसमें अव्यय में कई सारे प्रत्यय जोड़ के बनाया जा सकता है। ठीक है। इसमें आएगा आव, त्व, पन, अन, अन, इमा, ता, हट, ई। ठीक है।
तो ऐसे बन सकता है अव्यय में, यदि इन प्रत्ययों को जोड़ा जाएगा तो परतंत्र भाववाचक संज्ञाएं बन सकती हैं। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ अव्यय में जुड़ेगा, बाकी सब में भी जुड़ सकता है। यानी कि निर्मित होती हैं क्रिया तथा विशेषण एवं अव्यय होगा ना, एवं अव्यय। ठीक है, और इसी का एक्सटेंशन है ये अव्यय। ठीक है, हाँ मतलब जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय, इन सब में यदि ये जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, अब चौथा होगा समूह वाचक संज्ञा। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये क्या कराएगी, समूह का बोध कराएगी। ठीक है, इसको अलग अलग यदि हम लिखें, ये हो जाएगा समूह प्लस वाचक प्लस संज्ञा। समूह का अर्थ समूह ही होगा, समूह वाचक अर्थ होगा बोध कराने वाली, बोध कराने वाली, और संज्ञा का अर्थ संज्ञा ही होगा, संज्ञा। तो समूह का बोध कराने वाली संज्ञा। ठीक है, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वह संज्ञा जो समूह का बोध कराए। उदाहरण में मेला, संसद, ठीक है, फूलों का गुच्छा, गुच्छा सामान्यतः फूलों का ही होता है। एक फल इसमें आता है, बाकी सारे फल इसमें नहीं आते हैं। बाकी सारे फलों का गुच्छा नहीं बोला जाता है, अंगूर का गुच्छा बोल सकते हैं। तो फूलों का गुच्छा, इसमें अंगूर भी जुड़ सकते हैं। और यदि फलों की बात करें तो फलों का क्या होता है,
फलों का होता है घौंध। फलों का घौंध। लेकिन इसका अपवाद है क्या? अंगूर। क्योंकि अंगूर का घौंध नहीं होता है, अंगूर का गुच्छा होता है। ठीक है। कारवां, नक्षत्रों का मंडल। तारों का पुंज। तारों का पुंज। ठीक है। सभी समूहवाचक संज्ञाएं, सभी समूहवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है। जितनी भी समूहवाचक संज्ञाएं हैं क्या होती हैं? जातिवाचक संज्ञाएं भी होती हैं। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा हो गया। फिर पांचवा होगा द्रव्य वाचक संज्ञा। ठीक है, इसको भी तोड़ सकते हैं। तो द्रव्य प्लस वाचक प्लस संज्ञा। द्रव्य का अर्थ होता है ऐसी वस्तु जिसे नापा या तौला जा सके। ठीक है, यानी कि ऐसी वस्तु जिसे नापा या तौला जा सके, यदि उसका कोई बोध कराता है तो वैसी संज्ञा को क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि कोई भी वस्तु जिसे नापा तौला जा सके उसे द्रव्य कहेंगे। और इस द्रव्य का बोध कोई करा रहा है, कोई संज्ञा करा रही है, तो संज्ञा का नाम क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। उदाहरण क्या क्या हो सकता है? दूध, अनाज, कपड़ा, ये सब इसके उदाहरण हो सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के। ठीक है, इसमें भी वही चीज है कि सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं, सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, सभी द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती हैं? जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, तो इसके उदाहरण तो हो गया। इसका ट्रिक बना सकते हैं कि किनकी कौन कौन से आएंगे। तो दो मेन होते हैं।
जिनको द्रव्यवाचक संज्ञा माना जा सकता है। ठीक है, इसमें धातुओं तथा खनिजों के नाम। ठीक है, और खाने पीने की वस्तुओं के नाम। ठीक है, तो धातुओं तथा खनिजों के नाम और खाने पीने की वस्तुओं के नाम, ये सारे कैसे आएंगे? या द्रव्यवाचक होंगे। ठीक है, जैसे धातु में हो सकता है लोहा, सोना हो सकता है। ठीक है, खनिज की बात करें तो हो सकता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सब। ठीक है, खाने पीने की वस्तुओं के नाम की बात करें तो कुछ भी हो सकता है, दूध हो सकता है, पानी हो सकता है। ठीक है, ये सभी कैसे होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक नोट करने वाली बात है, संज्ञा ये खत्म हो गया है चैप्टर। ठीक है, कि यदि संज्ञा के मूल भेद पूछा जाएगा तो संज्ञा के मूल भेद तीन ही होते हैं। ठीक है, तीन कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा के मूल भेद पूछा जाएगा तो कितने होते हैं? तीन होते हैं। लेकिन जातिवाचक संज्ञा को ही आगे दो भागों में और बांटा जाता है। ठीक है, अभी हमने लिखा भी है समूहवाचक संज्ञा की, समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, साथ ही साथ द्रव्यवाचक संज्ञा को भी जातिवाचक संज्ञा ही कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये भी किस में आ जाएंगे?
ये भी आ जाएंगे जातिवाचक में। तो यदि संज्ञा के मूल भेद पूछता है तो तीन बताएंगे, और यदि संज्ञा के कुल भेद पूछता है तो कुल भेद कितने होंगे? पांच। क्लियर है? ठीक। अब हमको पता है कि संज्ञा कैसा शब्द है? विकारी शब्द है, यानी कि संज्ञा में परिवर्तन होगा। किसके आधार पे होता है? तो लिंग, वचन एवं कारक। ठीक है, तो लिंग, वचन एवं कारक अभी हम पढ़ लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे उनमें परिवर्तन होने पे संज्ञा का रूप बदल जा रहा है। ठीक है, तो संज्ञा का रूप परिवर्तन, संज्ञा का रूप परिवर्तन लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर होता है। ठीक है, तो संज्ञा का रूप परिवर्तन किसके किसके आधार पर होता है? लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर होता है। ठीक है, अब इसमें हम पहला सेक्शन पढ़ते हैं, लिंग। ठीक है, तो लिंग का यदि शाब्दिक अर्थ बात करें तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। चिन्ह। ठीक है, लिंग बराबर क्या होता है? चिन्ह। तो यदि परिभाषा की बात करें तो शब्द के जिस परिभाषा शब्द के जिस रूप से शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि यह जाना जाए कि वर्णित व्यक्ति या वस्तु पुरुष है या स्त्री। ठीक है, तो लिंग का मतलब हुआ शब्द का ही एक रूप है। ठीक है, और इस रूप से यह जाना जाता है कि कोई भी जो व्यक्ति है या कोई भी जो वस्तु है या पुरुष होगा कि स्त्री होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब आते हैं कि हिंदी में लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण।
ठीक है। इसमें इसके तीन भाग हैं। रूप के आधार पर, या तीन आधार हैं। रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, आधार पर, और है अर्थ के आधार पर। ये तीन आधार बनते हैं। ठीक है। रूप के आधार पे दो ही होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक है। लेकिन यदि एक विद्वान की बात करें, जिन विद्वान का नाम है पंडित कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने तीन लिंग माना है। तीन लिंग होते हैं। ठीक है। और तीसरा जो लिंग, और जो तीसरा लिंग है, इसको क्या बोला गया है? उभय लिंग। ठीक है। तो रूप के आधार पर दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन कामता प्रसाद गुरु की बात करेंगे तो उन्होंने तीन लिंग माना है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। ठीक है। अब यदि हम ट्रिक की बात करें कि पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग पहचानना, ये कैसे पहचानेंगे? ठीक है। तो यदि पुल्लिंग होगा तो इसके साथ आएगा जो भी शब्द दिया है, वो देखिए कैसे। अच्छा है बोलिए और अच्छी है बोलिए, किस पे सूट कर रहा है? यदि अच्छा है, और यदि अच्छी है पर सूट करेगा तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे दही अच्छा है तो पुल्लिंग हो जाएगा। सेना अच्छी है तो सेना क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है। तो इसका पहचान का तरीका है, पुल्लिंग होगा तो अच्छा है। किसका होगा? किसका होगा? किसका शब्द का यूज किया जा सकता है? कौन सा शब्द का यूज किया जा सकता है? ये सब ट्रिक हो सकते हैं पहचानने का। ठीक है। उसी तरह यदि स्त्रीलिंग की बात किया जाएगा तो स्त्रीलिंग में अच्छा है का क्या हो जाएगा? अच्छी है। किसका का क्या हो जाएगा? किसकी।
और कौन सा का हो जाएगा, कौन सी। तो ये एक ट्रिक है। कोई भी वस्तु दिया है, जैसे व्यक्ति का तो हम पहचान लेंगे, कोई भी वस्तु दिया है उसको पहचानना है, क्या करेंगे, अच्छा है लगा के चेक करेंगे, यदि सूट किया तो पुल्लिंग हो जाएगा, अच्छी है लगा के देखेंगे, यदि सूट किया तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें लिंग में क आएगा, पुल्लिंग। पुल्लिंग, पुल्लिंग यानी कि पुरुष प्लस लिंग। ठीक है। पुरुष जाति का बोध करने वाला लिंग। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, पुरुष जाति का बोध कराने वाला लिंग पुल्लिंग कहलाता है। ठीक है। पुरुष जाति का बोध कराने वाला लिंग पुल्लिंग कहलाता है। ठीक है। इसके 3 पॉइंट हो सकते हैं पुल्लिंग के। ठीक है। इसमें क्या आएगा, प्रायः अकारांत वाले शब्द। अकारांत का मतलब अ से अंत हो। ठीक है। जैसे रमेश, अंत में क्या है, अ है। ठीक है। तो रमेश हो गया, सूर्य हो गया, इसमें भी अंत में क्या है, अ है। तो प्रायः अकारांत वाले शब्द। ठीक है। प्रायः वे भाववाचक संज्ञाएं, वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व, य, त्व, य और व होता है, और व होता है। ठीक है। वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में क्या होता है, त्व, व, य होता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे गुरुत्व, शौर्य, गौरव, गौरव। तो गुरुत्व में तो आ रहा है, शौर्य में य आ रहा है, और गौरव में वो आ रहा है। ठीक है। प्रायः जिन शब्दों के अंत में, प्रायः जिन शब्दों के अंत में, प्रायः जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना जुड़ा हो, मतलब पा, पन, आव, आवा तथा खाना जुड़ा हो। ठीक है। सही है। उदाहरण के तौर पे बुढ़ापा, बचपन,
ये सब कैसे हो जाएंगे? ये सब पुलिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट बना सकते हैं। यदि आपको कोई पॉइंट याद नहीं है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अच्छा है पर चेक कीजिए। यदि अच्छा है होगा तो पुलिंग होगा, अच्छी है होगा तो स्त्रीलिंग होगा। एक ही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है वो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पुलिंग हो गया है। अब स्त्रीलिंग। ठीक है, तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग कहलाएंगे। तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा? प्रायः, आकारांत, ईकारांत तथा ईकारांत वाले शब्द। आकारांत, इकारांत और इकारांत। ठीक है, ये सब कैसे कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे आकारांत में देखें, लता, रमा। इकारांत में देखते हैं, इकारांत में देखते हैं तो रेत, तिथि। इकारांत में देखते हैं तो नदी, रोटी। ठीक है, लेकिन इसका अपवाद है कवि, कपि। इसका अपवाद है हाथी, हाथी।
दही, हाथी, दही। ठीक है। फिर एक और पॉइंट हो सकता है, प्रायः आई या आई या आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय। आवट, आहट, ता तथा इमा वाले प्रत्यय से बनने वाले शब्द, से बनने वाले शब्द। ठीक है। उदाहरण के तौर पे लिखाई, डिबिया, ये सब आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी स्त्रीलिंग में, मतलब अभी लिंग में थोड़ा बचा भी है, तो वह नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू।